अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आइन, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट से, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मॉलिक्यूल एंड आइन। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आइन, उसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आइन। मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है? मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है? व्हेन एन एटम लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एन आइन। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या किसी साथ वाले एटम से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, या तो लूज कर दे या गेन कर ले, तो वो फिर क्या बना देता है? आइन बना देता है। सिमिलरली इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक मॉलिक्यूल जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेकर मॉलिक्यूल को क्या कर, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, उस वक्त वो क्या बन जाएगा जी? मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा। समझ आ गई? जिसकी एग्जांपल है CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, उस वक्त वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर आइन बनाएगा। जिस तरह आइन की टाइप्स होती हैं कैटाइन एंड एनाइन, या पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, इसी तरह मॉलिक्यूलर आइन की भी टाइप्स होती हैं कैटोनिक मॉलिक्यूलर आइन एंड एनोनिक मॉलिक्यूलर आइन। कैटोनिक मॉलिक्यूलर आइन कब होगा? ऐसा मॉलिक्यूलर आइन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे मॉलिक्यूलर आइन को हम क्या कहेंगे? कैटोनिक मॉलिक्यूलर आइन। ठीक हो गया। एनोनिक मॉलिक्यूलर आइन ऐसा मॉलिक्यूलर आइन होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम क्या कहेंगे? एनोनिक मॉलिक्यूलर आइन। अब कैटोनिक मॉलिक्यूलर आइन और एनोनिक मॉलिक्यूलर आइन में ज़्यादा एबंडेंट क्या है? एबंडेंट कौन सा है? ठीक है, एबंडेंसी का मतलब होता है कंपैरिजन। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा जो है वो इस दुनिया में जो है वो कौन सा मॉलिक्यूलर आइन पाया जाता है? वो पाया जाता है कैटोनिक मॉलिक्यूलर आइन। आगे सवाल आता है जनरेशन के बारे में कि मॉलिक्यूलर आइन कैसे जनरेट होता है। मॉलिक्यूलर आइन को जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम जो है, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम को किसी गैस में से, गैस के मॉलिक्यूल में से पास करवाया जाता है। जैसे ही मॉलिक्यूल किसी गैस के मॉलिक्यूल से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आकर टकराती है तो वो उसको गैस के मॉलिक्यूल को क्या कर देती है? आयोनाइज कर देती है। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करती है, वो गैस का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइन में। तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है वो इसकी जनरेशन है। तो सवाल क्या बन सकता है? हाउ मॉलिक्यूलर आइन इज जनरेटेड। तो ये इसका आंसर है कि मॉलिक्यूलर आइन किस तरह जनरेट किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा कहते हैं अगर आप मॉलिक्यूलर आइन किसी नेचुरल प्रोडक्ट से जो है वो हासिल करते हैं तो वो नेचुरल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट दे देता है। यानी कि अगर आप मॉलिक्यूलर आइन किसी नेचुरल प्रोडक्ट से लेते हैं तो वो मॉलिक्यूलर आइन उस नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या देगा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक हो गया। अब इस टॉपिक में से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आइन विद एग्जांपल। तो यहाँ से हम डेफिनेशन आएगी मॉलिक्यूलर आइन की, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद जो है वो हाउ मॉलिक्यूलर आइन इज जनरेटेड। इस सवाल का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट जहन में रखना होगा। वो ये कि जब हम कोई भी चीज़ जो है वो परचेज़ करते हैं या ख़रीदते हैं तो उसको हम जो है वो एक स्टैंडर्ड मास के अंदर क्या करते हैं? ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शुगर परचेज़ करनी है तो शुगर को लेने के लिए हम दुकानदार के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे कि हमें 1 kg जो है वो शुगर दे दे। तो एक साइड पर 1 kg शुगर रखेगा बीम बैलेंस के ऊपर, दूसरी साइड पर कुछ स्टैंडर्ड वेस्ट रखेगा और उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेगा और
और हमें चीनी दे देगा, यानी कि शुगर हमें दे देगा। अब रिलेटिव एटॉमिक मास समझने के लिए यही चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी है कि एटम हमें पता है कि इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसका मास को मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, उसको मेजर करने के लिए भी किसी एटम का ही इस्तेमाल करेंगे और उस एटम के साथ ही उस जो है वो दूसरे एटम को कंपेयर करेंगे और उसका क्या निकल आएगा, एक मास निकल आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। वो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम एक खास किस्म का एटम इस्तेमाल करेंगे विच इज़ कॉल्ड कार्बन, और कार्बन 12। कार्बन का कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे, कार्बन का 12th आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एटम का वो मास होता है जिसको हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के 12th हिस्से के बराबर। यानी कि कार्बन 12 ले लें, उसके 12 हिस्से कर लें, वो 12 हिस्से किसके बराबर होंगे, 1, ठीक है, 1A, ठीक है, M और U के बराबर। कार्बन 12 के 12 हिस्से ले लें और उसका जो एक हिस्सा है 12th पोर्शन, यानी कि कार्बन 12 ले लें, उसके 12 हिस्से कर लें, उस 12 हिस्से में से जो एक हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, 1AMU के बराबर। ठीक है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, एक बीम बैलेंस ले लें, उसे एक साइड पर एटम रख लें और दूसरी साइड पर आप जो है वो ना ये 1AMU वाले वेट रखते जाएं। जहाँ पर जो है वो इक्वल आ जाएगा वहाँ पर जो है वो क्या होगा, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ये बात सिर्फ समझने की हद तक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज़ इतना छोटा होता है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी चीज़ जो है वो लेनी है तो उसके लिए ख़ास किस्म का यूनिट होता है, जैसे कि शुगर को हम किलोग्राम में लेंगे या लिक्विड चीज़ को लीटर में लेंगे। इसी तरह जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा उसका यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, विच मींस AMU। ठीक है ना। वो यूनिट जिसके अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के 12th पोर्शन के बराबर होता है। यानी कि कार्बन 12 के 12 हिस्से कर लें, वो 12वां हिस्सा किसके बराबर होता है, 1AMU के बराबर। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम एक स्केल बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड कार्बन 12 स्केल। उस कार्बन 12 स्केल के मुताबिक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12AMU। उसी कार्बन स्केल के मुताबिक हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 1AMU। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे इसको फर्दर जो है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आगे है कि एटम के जो मैसेज है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हम उसे किसी भी बैलेंस वेट के ज़रिए जो है वो उसका वज़न हम नहीं कर सकते। फिर कैसे कर सकते हैं, फिर उसके लिए हम उसे है वो एक स्केल इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल, जिसको हम कार्बन 12 स्केल भी कहते हैं। ठीक हो गया। द रिलेटिव एटॉमिक मैसेज कुछ जो है वो एटम्स के या एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हमें नीचे दिए गए हैं, हम उनको देखते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मैस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1AMU। इसी तरह ऑक्सीजन का कितना होता है, 15.99 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 16AMU। इसी तरह नियोन का कितना होता है, 20.17। इसी तरह क्लोरीन का कितना होता है, 35.45 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 35.5। इसी तरह कॉपर का कितना होता है, 63.54 एंड यूरेनियम का कितना होता है, 238.028। ये रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं। ये तमाम रिलेटिव एटॉमिक मैसेज वो हैं जिसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से हमने कार्बन स्केल की मदद से लिया है। उम्मीद है रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।